बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 18। हमें इस एपिसोड में शाओ यान के फादर को दिखाया जाता है जो कि याफी से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 3 साल वाकई में बहुत कठिन रहे हैं। अब याफी कहती है कि इन 3 सालों में शाओ यान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो अचानक यहाँ कैसे? पर मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ और है। इस पर शाओ यान के फादर कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या जानती हो? अब याफी उन्हें बताती है कि कुछ समय पहले नायान के दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। ये तो मुझे भी नहीं लगा था कि शाओ यान नायान के दादाजी को जहर से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। वो तो नफरत भी सह सकता है। इस पर शाओ यान के फादर कहते हैं कि मैं शाओ यान को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत दर्द से गुजरा है और ये फैसला उसके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। अब तभी वहां शाओ यान आइस एम्परर के साथ आ जाता है। अब वो अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि तुम आजकल काफी बिजी हो गए हो। तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे फादर यहाँ अकेले बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब शाओ यान अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पर उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें देख सकूं, और क्या। याफी कहती है कि अब आप दोनों मिल चुके हैं तो अब मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मुझे वैसे भी ऑक्शन हाउस में बहुत से काम है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो और आइस एम्परर वहां से चले जाते हैं। अब हमें याफी और आइस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि याफी से पूछते हैं कि शाओ यान के फादर अचानक यहाँ कैसे? इस पर याफी बताती है कि शाओ यान और नायान के बीच किया गया वो 3 साल पहले का अग्रीमेंट करीब आ रहा है और यही कारण है कि वो यहाँ आए हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमें शाओ यान और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम तो बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पाया। इस पर शाओ यान कहता है कि आपके सफ़ेद बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि जब तुम इतने बड़े हो सकते हो तो क्या मैं बूढ़ा नहीं हो सकता? अब वो कहते हैं कि मैं यहाँ घुटन सा महसूस कर रहा हूँ, चलो बाहर चलते हैं। अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर का मौसम भी कुछ खास ठीक नहीं होता और शाओ यान का मूड भी कुछ ठीक नहीं होता। उसके फादर उससे कहते हैं कि आज का मौसम ही कुछ ठीक नहीं है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? इस पर वो कहता है कि ठीक ही है, मुझे डाओशी में प्रमोट किया जाएगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि चलो अच्छा है, अब तुम मुझसे मिल ही चुके हो। तभी अचानक वहाँ बारिश हो जाती है। अब वो दोनों उस मौसम का लुत्फ उठाते हैं। शाओ यान अगले दिन होने वाले कंपटीशन के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो कंपटीशन नहीं जीत पाया तो क्या होगा। सबसे ज्यादा चिंता तो उसे अपने मास्टर की थी। अगर उसे वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले तो वो अपने पावर्स को रेस्टोर नहीं कर पाएगा और ना ही अपने मास्टर को जगा पाएगा। अब ये सब हो ही रहा होता है कि तभी शाओ यान को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसके फादर उसे उठाकर उसके रूम में ले आते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने आइस एम्परर को देखता है। वो उनसे पूछता है कि उसके फादर कहाँ हैं। इस पर आइस एम्परर कहते हैं कि वो शायद चले गए क्योंकि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। इसके बाद कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ पहले से भी ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई होती है। अब सभी पार्टिसिपेंट्स को रैंक 4 की पिल बनाने को कहा जाता है और वो सब अपनी अपनी मेडिसिन को रिफाइन करने में लग जाते हैं। वो सब अपना अपना फर्नेस निकालते हैं और शाओ यान अपना फर्नेस निकालता है जो बहुत ज़्यादा पुराना होता है। शाओ यान का फर्नेस देखकर वहाँ बैठे मास्टर जिया यिंगन बहुत शॉक्ड होते हैं और वो प्रेसिडेंट फामा से पूछते हैं कि क्या आपने शाओ यान को जिताने के लिए कोई अलग चीज़ नहीं दी? तब वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे देना चाहा था लेकिन शाओ यान ने मुझे मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं कंपटीशन में अपने मास्टर का दिया हुआ सामान ही यूज़ करूँगा। अब सभी अपनी अपनी पिल बनाना शुरू कर देते हैं। शाओ यान कंपटीशन में जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। वो सबसे पहले तो फायर ऑफ 1000 वर्ड्स का यूज़ करता है ताकि वो अपने फर्नेस को जला पाए। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट फामा भी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को बहुत सालों बाद ऐसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए देखा था। अब ये देखकर याली बहुत जेलस होती है
और वो भी अपनी फ्लेम प्रोड्यूस करती है और इसके साथ ही वो हर तरफ पॉइजन भी छोड़ती जाती है। इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 19। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि याली जो कि शाओ यान से बहुत जेलस है, वो अपनी फ्लेम को प्रोड्यूस करने के साथ साथ पॉइजन भी छोड़ देती है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि पॉइजन की वजह से सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी पिल बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब शाओ यान सोचता है कि मेरी एक लापरवाही के कारण न जाने किन किन हर्ब्स की कमी हो जाए या फिर रिफाइनिंग की सक्सेस रेट बहुत कम हो जाए, इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। अब नायान और उसके दादाजी को दिखाया जाता है। वो नायान से कहते हैं कि जरूर वो अभी भी अपनी पावर छुपा रहा है, पर अभी अभी मैंने उसकी 10,000 लपटों का नजारा देखा है। शाओ यान की सुपर फायर अभी भी सबसे अच्छी है। इस पर नायान कहती है कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो कि उसके पास नहीं है। वाकई में उसकी एनर्जी अन्य लपटों की तुलना में बहुत बेहतर है। अब नायान के 3 साल के एग्रीमेंट को कुछ ही दिन बचे थे और उसके दादाजी चाहते थे कि नायान जीते या हारे, पर उसे शाओ यान की फैमिली से माफी जरूर मांगनी चाहिए। पर नायान ऐसे किसी मूड में लग नहीं रही थी। वो झट से अपने दादाजी को मना कर देती है। तभी अचानक एक आवाज आती है। सब देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखने पर पता चलता है कि यहाँ सब पार्टिसिपेंट्स के फर्नेस से धुआं निकल रहा है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। अगर उनसे वो रेसिपी नहीं बन रही है तो उनका सर क्यों घूम रहा है। और अब प्रेसिडेंट फामा देखते हैं और कहते हैं कि ये घटना तो सामान्य है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसमें असफल होते हैं। अब हमें शाओ यान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी मेहनत और लगन से पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ है, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है, जिसके कारण उसकी पिल रिफाइन होने से पहले ही नष्ट हो जाती है और फिर उसके भी फर्नेस से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर सब और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और धीरे धीरे उसके आसपास के भी फर्नेस में से धुआं निकलने लग जाता है। तभी आइस एम्परर प्रेसिडेंट फामा से कहते हैं ये कोई आम तौर पर घटने वाली घटना नहीं है। इस पर प्रेसिडेंट फामा अपनी शक्तियों के प्रयोग से देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। अब वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये कारण है जिससे कि सभी लोग अपना आपा खो रहे हैं। अब शाओ यान सभी को कहता है कि सभी अपने सोल पावर की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये सब देखकर प्रेसिडेंट फामा समझ जाते हैं कि वहां असल में हो क्या रहा है। अब वो बताते हैं कि ये सब पॉइजन मास्टर ट्रेनिंग मेथड प्रोसेस है। पर आखिर ये पॉइजन मास्टर ट्रेनिंग मेथड प्रोसेस है क्या? इस प्रोसेस में साल भर खुद को तरह तरह के जहरों से फेमिलियर कराना पड़ता है ताकि अपने आप को परफेक्ट किया जा सके। ये हवा में निकलने वाली काली धूल जरूर याली के शरीर से निकलने वाली जहरीली गैस ही होनी चाहिए। जब तक वो इस पिल को रिफाइन करता है तब तक वो जहरीली गैस उसके अंदर से निकलती रहेगी। एल्केमिस्ट जो पिल को रिफाइन करने के लिए जहर मिलाते हैं, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। इस पर मास्टर जिया यिंगन कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स इस जहरीली गैस से अफेक्ट हो रहे हैं और वो सब समय से इस पिल को नहीं बना पाएंगे। इतना कहकर वो याफी पर हमला ही करने वाले होते हैं कि तभी प्रेसिडेंट फामा उसे रोक देते हैं। इस पर मास्टर जिया यिंगन कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि ये उसने जानबूझकर किया है या नहीं, लेकिन हाँ, उसने इस कंपटीशन के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए वो इस पनिशमेंट का हकदार है। इस पर प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसमें याली का ही फायदा होगा और तब हमारा सारा धैर्य और मेहनत बेकार हो जाएगी। यह एल्केमिस्ट कंपटीशन डोजी कॉन्टिनेंट के सभी यंग एल्केमिस्ट के लिए एक ओपन कंपटीशन है और साथ ही उनके जैसे लोगों को पार्टिसिपेट करने से मना किए जाने का कोई नियम नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टिसिपेंट्स अपने दम पर इस मुसीबत को दूर करने में कैपेबल होंगे। यहाँ शाओ यान के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। वो पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तभी वो अपने मास्टर को सोचता है और अपने फादर की उन सभी बातों को सोचता है जो उन्होंने उससे कही थी। अब इससे उसे हिम्मत मिलती है और अब वो अपनी सोल पावर की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना देता है और सभी लोग उसकी एबिलिटीज को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब सबकी यही ख्वाहिश है कि शाओ यान ही इस कंपटीशन में जीते।
और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।